पौड़ी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला जब कोटद्वार दुगड्डा हाईवे से गुजर रहा था, तभी टूट गधेरे के पास अचानक से हाथी निकलकर हाईवे पर आ गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाथी को नजदीक आता देखकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य लोग को वाहन छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इस दौरान जान बचाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य लोगों को पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। हाथी के हाईवे पर आने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने हाथी को नेशनल हाईवे से हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने हवाई फायरिंग कर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं हाथी के आने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम भी लग गया। वहीं मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बैकडोर से भर्ती का मामला कांग्रेस के सर पर डाल दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। हालांकि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री धन सिंह रावत बुधवार को मसूरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब मसूरी हिल्स द्वारा आयोजित किए गए प्रतिभा सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के 60 छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। ओर से भी लायंस क्लब की ओर से भी उन सारे टॉपर बच्चों को अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मसूरी का भी नाम रोशन किया है, हमारे राज्य का भी नाम रोशन किया है और मैं कह सकता हूं कि वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अब आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य है। 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार फ्री कर रही है। गर्भवती महिला को घर से हॉस्पिटल लाना, जब जच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ना, ये भी सरकार की तरफ से फ्री है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की हम जो भी डायलिसिस का मरीज होगा उसको घर से लाना, हॉस्पिटल में डायलिसिस कराना और घर तक छोड़ना, ये भी फ्री। ओर से भी लायंस क्लब की ओर से भी उन सारे टॉपर बच्चों और इसी बीच चलिए इसी रुख करते हैं चमोली का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। जिला महामंत्री कर्नल हरिंदर रावत जी, हमारे युवा नेता भाई मयंक पंत जी, मेला व्यवस्थापक देवेंद्र नेगी देगा भाई, हमारे चमोली के जनपद अध्यक्ष जिला मीडिया प्रभारी महावीर सिंह रावत जी, श्री जितेंद्र सती जी नगर अध्यक्ष मंडल पोखरी, वीरेंद्र पाल भंडारी जी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, श्री नवीन ठाकुरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष जनजाति मोर्चा, दिखपाल सिंह नेगी जी वरिष्ठ नेता, रामचंद्र गौड़ जी जो हमारे सामने बैठे हुए, अनूप चंद जी जिला पंचायत सदस्य पोखरी, श्री वीरेंद्र राणा जी अध्यक्ष व्यापार संघ पोखरी, विनोद नेगी सदस्य जिला पंचायत, रमेश मैथुरी जी पूर्व महामंत्री, तारा कल्याण जी, मातवर सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, जयपाल रावत जी, रंजना रावत जी महिला मोर्चा अध्यक्ष, महेश्वरी नेगी जी युवा मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, एसपी श्वेता चौबे जी और दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, हमारे पूर्व सैनिक संगठन के सभी सदस्य पूर्व सैनिक और जिन बच्चों के द्वारा यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर हम सब का स्वागत किया गया, मेरे प्रिय छात्राएं बहनें, उपस्थित छात्रों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बद्रीनाथ जी एवं नागनाथ पोखरी मंदिर के नाग देवता को यहाँ पर कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज 2 दिन से हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया हुआ था कि आप सबके बीच में आएंगे और अचानक आज प्रातःकाल मौसम विभाग ने बताया कि मौसम ठीक नहीं है।
और चलिए इसी के साथ देवभूमि में खबरों में आगे बढ़ते हैं। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में ट्रांसफर एक्ट की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल ट्रांसफर एक्ट को ताक पर रखकर अधिशासी अभियंता का तबादला किया गया। अधिशासी अभियंता उधम सिंह नगर को देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। 9 साल से सुगम में तैनाती के बावजूद भी अति सुगम देहरादून में पोस्टिंग मिल गई। दुर्गम के जिलों को खाली रखकर राजधानी देहरादून में तबादला किया गया। आपको बता दें कि ट्रांसफर सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तबादला किया गया। ट्रांसफर सीजन खत्म होने के बाद लघु सिंचाई में तबादले पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। उत्तराखंड में 10 जुलाई 2022 को ट्रांसफर का जो पूरा सीजन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब 10 जुलाई को ये सीजन खत्म हो गया तो अब सितंबर के महीने में भी ये ट्रांसफर किया गया। और ट्रांसफर सीजन खत्म होने के बाद धारा 27 के तहत तबादले किए जाते हैं, यानी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर होते हैं। अधिशासी अभियंता के ट्रांसफर से पहले सीएम की अनुमति ली जानी थी, लेकिन वो भी अनुमति नहीं ली गई और ट्रांसफर पर सीधे तौर पर अब सवाल उठ रहे हैं। ट्रांसफर एक्ट को ताक पर रखकर अधिशासी अभियंता का ये पूरा तबादला किया गया। अधिशासी अभियंता उधम सिंह नगर को देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। पहले वो सुगम क्षेत्र में था और सुगम के बाद में अति सुगम दे दिया गया उसको, जबकि 2 दुर्गम क्षेत्र जो है वो अभी बाकी है, दुर्गम जिले। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। विभागाध्यक्ष और शासन के अफसरों की मिलीभगत से ये तबादला सामने आया। तो लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड में ट्रांसफर एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए यह तबादला किया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बागेश्वर और चमोली जैसे दुर्गम जिलों में अधिकारी नहीं है और लेन देन करके सुगम में तबादले किए जा रहे हैं। सरकार है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस समय लोग अपने दफ्तरों को ना छोड़ें, बरसात का मौसम है, और एक मंत्री जो है बरेली आने के लिए लोगों को जिद करती हैं। दूसरी तरफ फिर मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से आता है कि मिड टर्म है और तबादलों का समय ख़त्म हो चुका है, इस समय किसी के तबादले नहीं किए जाने। वैसे भी अमूमन बरसात के मौसम में तबादले नहीं किए जाते। आज क्या कहते हैं सहवाल साहब का मैं देख रहा हूँ कि वो तबादले कर रहे हैं मिड टर्म में, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस बात का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तबादला सत्र शून्य है और दूसरा मानसून का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में ट्रांसफर्स नहीं हुआ करते। अब सुनने में आया है कि दूसरे विभाग ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन एक विभाग के लिए है वही दूसरे विभागों पर भी लागू होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सारे मंत्री अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। उनके सचिव पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस में मंत्रियों को लेकर ये तबादले कर रहे हैं या खुद ही आनन फानन में तबादले किए जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ा लेन देन तो शामिल नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, देखिए तमाम जो एक्ट होते हैं, जो नियम होते हैं और नियम कायदों को ताक पर रखकर ये तबादला किया गया है, जिसके बाद में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर दुर्गम जिले अगर खाली हैं तो उसके बावजूद भी अति सुगम जिले में कैसे ये ट्रांसफर किया गया, वो भी 7 जुलाई को जब सीजन खत्म हो चुका है ट्रांसफर का, तो उसके बावजूद अब सितंबर में कैसे ये ट्रांसफर हो गया? देखिए ये वास्तव में बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो और भी गंभीर हैं जी। कि जब ट्रांसफर सीजन नहीं है, सरकार में कार्मिक विभाग कहता है कि 15% से अधिक तबादले नहीं हो सकते, और यदि बहुत विशेष परिस्थिति है, यूं तो देखिए सरकार कभी भी तबादला कर सकती है, पर यह तबादला थोड़ा संदिग्ध भी लगता है कि आप किसी को सुगम से और सुगम में ला रहे हैं, बिल्कुल उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें शक भी पैदा करती हैं कि आखिर इस वक्त ऐसा क्यों हो रहा है। और जब विपक्ष का यह आरोप है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि रुड़की में एक EXTN का जो ऊर्जा विभाग के थे तबादला किया गया, दूसरे चार्ज लेने पहुंचे तो थाना कोर्ट शुरू हो गई, अंत में शासन को अधिकार लेने पड़े तबादले के। ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन करते हुए परिवहन विभाग में विचलन लाया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए 23%, अधिकारियों के लिए 66%। तो ये सारी चीजें ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पारदर्शिता से काम कर रही सरकार को न जाने क्यों अफसर फंसाने में, अपनी तिकड़मबाजी में उलझाने में लगे हैं। और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों का, और तो और विभागीय मंत्रियों को भी देखना चाहिए कि क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये इस वक्त खबर मिल रही है कि इससे तो साफ हो चुका है कि नियमों का पालन तो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार के चलते ही तो ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
देखिए, कई इस प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, कांग्रेस लगा रही है, और चूंकि पारदर्शी सरकार चल रही है, ट्रांसपेरेंट सारी चीजें हैं, जी। तो ये ट्रांसफर भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जो लगे लोगों को कि नियमों में हुए हैं। जी। तबादला आदेश जब विपक्ष के पास है और वो आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार के मंत्रियों को भी देखना चाहिए कि अपने विभाग के अफसरों से जवाब तलब करें कि आखिर ये तबादले किस आधार पर किए जा रहे हैं, जी। इसका मंतव्य क्या है और इस वक्त जरूरत क्या है, क्या जी। वास्तव में आवश्यकता है या नियमों को तोड़कर अपने चहेतों को मलाईदार पोस्टिंग पर लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और चलिए, देवभूमि में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स इस वक्त बैठक ले रहे हैं। अब मदरसों के सर्वे पर वक्फ बोर्ड की बैठक में चर्चा है। अवैध निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर खरीदने पर चर्चा इस वक्त इस बैठक में की जा रही है कि जो मदरसों में जो अवैध निर्माण किए गए हैं, मदरसों के सर्वे पर वक्फ बोर्ड की बैठक में सीधे तौर पर चर्चा की जाएगी। जो आदेश दिए गए हैं और अवैध निर्माण जो किए गए हैं उनको गिराने के लिए भी अब बुलडोजर खरीदने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। देहरादून में अगले सप्ताह क्रिकेट के सितारों का मेला लगने वाला है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं। आयोजकों की लापरवाही की हद तो देखिए, उन्होंने स्टेडियम के जिम्मेदार लोगों को भी इस बारे में नहीं बताया, जबकि इतने बड़े आयोजन के लिए पुलिस को पार्किंग से लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा तक की कई व्यवस्थाएं करनी होती हैं। बता दें कि रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर से रोड सेफ्टी सीरीज के आयोजन की बात कही जा रही है। इसमें मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा जैसे बड़े दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। मैचों के लिए टिकट की रेट भी तय कर बिक्री शुरू कर दी गई है, लेकिन इतने बड़े आयोजन की पुलिस प्रशासन को कोई कानो कान खबर नहीं। बुक माई शो पर मैचों के टिकट की बुकिंग हो रही थी और इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन बुक भी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को अचानक बुकिंग बंद हो गई। एसएसपी ने बताया कि ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लोगों के साथ ठगी तो नहीं हो रही। एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब क्रिकेट मैच होने वाले 21 तारीख से 2-3 दिन का यहाँ पर क्रिकेट मैच रहेगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मीका से जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है, न हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं कल, मैंने कहा हमारे संज्ञान में है नहीं। कोई भी इस तरह का आयोजन होता है उसमें एक बहुत सारी भारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फोर्स मंगाना पड़ता है, उसके तमाम सुरक्षात्मक बिंदुओं पर उनको गौर करना पड़ता है, उसका डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, फोर्स मंगाना पड़ता है बाहर से। अभी तक तो मेरे संज्ञान कोई बात है नहीं। मैंने कल एसओ को बता दिया है कि भाई कभी कभी ऐसे एक आयोजन का प्रस्ताव लोगों के सामने रख करके लोग ठगी कर देते हैं। एक इस तरह की अफवाह चल रहा है कि साहब